नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर महिमा भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एस्थमा। एस्थमा जिसको हम दमा भी कहते हैं, जो हमारे एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी है। आज हम उसके कुछ टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो एस्थमा एक रेस्पिरेशन, जब हमारे एयर पैसेज में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो हमारे जो एयर पैसेज होते हैं वहाँ पर नैरोइंग हो जाती है। वो जो पाइप्स है वहाँ पे नैरोइंग हो गई है, तो जो ऑक्सीजन है, वो जो एयर है वो अच्छे से इनहेल नहीं हो पा रही है। एयरवेज के पैसेज के थ्रू एयर हमारे लंग्स के अंदर जाती है, वहाँ पर ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होता है और ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सप्लाई होती है। अब अगर हमारे एयर पैसेज में नैरोइंग हो गई है, एयर अच्छे से लंग्स को नहीं मिल पा रही है, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है ब्लड में, तो इसलिए हमें एस्थमा के सिम्टम महसूस होते हैं। तो आज हम बात करेंगे दमा और एस्थमा के टाइप्स के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एस्थमा के सिम्टम क्या आते हैं। वो हो गए कि आपको कफिंग, आपको खांसी आएगी। खांसी भी आपको डाययूरिनल पैटर्न से आती है। आपको खांसी रात में ज़्यादा आएगी या फिर आपको खांसी सुबह में, मॉर्निंग कफ ज़्यादा होगा। खांसी के साथ आपको स्पुटम भी आ सकता है। और आपको वीजिंग साउंड मतलब आप जब सांस ले रहे हैं तो आपको कुछ गड़गड़ाहट की आवाज़ें आएगी सांसों से, या फिर कुछ ऐसा लगेगा कि जैसे सीटी बज रही है। ऐसी आवाज़ आप सांस लेने के दौरान आपकी चेस्ट से आएगी। जो थर्ड इसका सिम्टम होगा वो होगा चेस्ट में आपको टाइटनेस लगेगी, खिंचाव महसूस होगा। आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है कि आपकी सांस जल्दी जल्दी फूल रही है, आप अच्छे से सांस नहीं ले रहे, आप थोड़ा सा भी कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको सांस फूलने लगता है। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर आप खेल रहे हैं, कोई बच्चा खेल रहा है तो वो जल्दी थक जाएगा, सांस फूलने लगेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी। तो ये कुछ सिम्टम होते हैं जो कि एस्थमा के पेशेंट में हमें मिलते हैं, दमा के पेशेंट में जो हमें मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एस्थमा के टाइप्स क्या होते हैं। तो एस्थमा का पहला टाइप होता है, वो होता है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब है कि ये एस्थमा का टाइप कम्स एंड गोज़, ये आता है फिर जाता है। इस एस्थमा में मालूम नहीं चलता कि ये एस्थमा है या फिर हमें कोई कफ का रिकरेंट कफ हो रहा है। बट रिकरेंट कफ और एस्थमा के जो ये इंटरमिटेंट टाइप है, ये बहुत अलग होते हैं। तो एस्थमा के अटैक आपको कभी आए, फिर कभी ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और फिर अचानक से आपको एस्थमा का अटैक आ जाता है। तो ये हुआ पहला टाइप। सेकेंड टाइप होता है परसिस्टेंट एस्थमा। परसिस्टेंट एस्थमा से मेरा मतलब है कि वो एस्थमा जो कि आपका परसिस्ट कर रहा है। एक वीक में आपको एस्थमा के 2 बार अटैक आ रहे हैं। वीक में 2 बार आपको ऐसे एपिसोड्स ऑफ एस्थमा के अटैक के आ रहे हैं कि आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ को वो हिंडर कर रहे हैं, उसमें रुकावट ला रहे हैं, उसको बोलते हैं परसिस्टेंट एस्थमा। ये परसिस्टेंट एस्थमा के भी अलग से टाइप होते हैं, जिसमें हम उसको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर बोल देते हैं। सीवियर तब हम बोलते हैं जब आपकी डेली एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है, आपको इतनी खांसी हो रही है कि आप अपना डेली एक्टिविटीज़ भी नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं, आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है, आपको इतनी चेस्ट टाइटनेस हो रही है, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है कि आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तो उस वाले टाइप को हम बोलते हैं सीवियर परसिस्टेंट एस्थमा। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा। ये एस्थमा आपको कफिंग या फिर एस्थमा के सिम्टम तब फील होंगे जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके ऑक्सीजन का जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा आपको चाहिए होता है बॉडी में। तो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा चाहिए और आपके पैसेजेस का नैरोइंग हो गई है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वीडियो के, आपको एयर अच्छे से नहीं जा पा रही है, इसलिए आपको कफिंग फील होगी, आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। इस टाइप को हम बोलते हैं एक्सरसाइज एस्थमा। अब अगला जो टाइप है वो है ऑक्यूपेशनल एस्थमा। ऑक्यूपेशनल एस्थमा से मेरा मतलब है कि कुछ लोगों के ऑक्यूपेशन ऐसे होते हैं कि वो केमिकल के कांटेक्ट में आते हैं, या फिर ऐसे इन्वायरमेंट में ये एस्थमा के एपिसोड्स आते हैं जब हम केमिकल या टॉक्सिन्स के इन्वायरमेंट में आ रहे हैं, स्मोक के, डस्ट के इन्वायरमेंट में आ रहे हैं, कांटेक्ट में आ रहे हैं।
तो उस टाइप को हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल एस्थमा। अगर आप केमिकल के कांटेक्ट में डेली आते हैं तो आपको एलर्जी प्रोड्यूस हो सकती है और आपको एस्थमा के एपिसोड्स अटैक्स आ सकते हैं। तो ये वाला टाइप हुआ ऑक्यूपेशनल एस्थमा। नेक्स्ट टाइप होता है चाइल्डहुड ऑनसेट एस्थमा। चाइल्डहुड ऑनसेट एस्थमा होता है जब बच्चों की उम्र 5 साल से कम होती है। अगर किसी बच्चे की उम्र 5 साल से कम है और उसमें एस्थमा के सिम्टम दिख रहे हैं, खांसी आ रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, वीजिंग साउंड आ रही है और चेस्ट टाइटनेस हो रही है और कफ उसका परसिस्टेंट है, उसको थकान फील हो रही है, वो खेल नहीं पा रहा है बच्चा, तो ये, और अगर इन्फेक्शन भी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है और अगर खांसी बिना बुखार के आ रही है, बिना फीवर के आ रही है, बिना कोई इन्फेक्शन के आ रही है और वो परसिस्ट कर रही है और म्यूकस का भी प्रोडक्शन उसमें हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे चाइल्डहुड ऑनसेट एस्थमा। ये बच्चों में मिलता है, 5 साल की कम उम्र के बच्चों में। नेक्स्ट टाइप होता है एडल्ट ऑनसेट एस्थमा। जब 18 साल के बाद की उम्र के लोगों में एस्थमा के सिम्टम दिखाई दे, उसको बोलते हैं एडल्ट ऑनसेट एस्थमा। ये एस्थमा के अटैक्स एडल्ट में दिखते हैं जब वो डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे या फिर जो भी मैंने आपको पहले बताया वो वाले सिम्टम जो आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये होगा एडल्ट ऑनसेट एस्थमा। अब एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट एस्थमा का एक टाइप है एलर्जिक एस्थमा। एलर्जिक एस्थमा में होता है कि आप किसी एलर्जन के कांटेक्ट में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप है कि एस्थमा एक एलर्जी, एस्थमा या दमा को हम एक एलर्जिक रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। एलर्जिक रिस्पॉन्सिवनेस हो जाती है, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाती है हमारे एयरवे पैसेजेस की, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, कि वो ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रहा है कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स से के लिए, जैसे कि पोलन्स, जैसे कि अगर किसी के घर में पेट्स है, कैट है, कोई डॉग है, उनके जो हेयर शेड ऑफ होते हैं उससे किसी बच्चों को, एडल्ट्स को एलर्जी होती है, तो उस टाइम पर उनको एस्थमा के एपिसोड्स या फिर अटैक्स फील हो सकते हैं। तो इस टाइप को बोलते हैं एलर्जिक एस्थमा। अगर आपको एलर्जिक एस्थमा है तो आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप वो जो ट्रिगरिंग फैक्टर है उससे थोड़ा डिस्टेंस बना कर रखिए। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, अगर आपने नोटिस किया है, तो आप वो एलर्जी जो आपको ट्रिगरिंग फैक्टर मिल रहा है तो आप उससे थोड़ा दूर रहे, आप उसके कांटेक्ट में नहीं आए। इसी की तरह एक होता है नॉन एटोपिक एस्थमा, जिसको हम नॉन एलर्जिक एस्थमा भी बोलते हैं। उसमें कोई एलर्जी नहीं होती, बट देखा गया है कि जो क्रॉनिक बीमारियां होती है, जो क्रॉनिक डिजीज़ होती है, वो स्ट्रेस से बहुत उनका लिंक होता है। अगर कोई इंसान बहुत कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस में रहता है, वर्क से रिलेटेड स्ट्रेस है, फैमिली से रिलेटेड स्ट्रेस है, तो उनके अंदर क्रॉनिक डिजीज़ उत्पन्न होने लगती है। ऐसे ही एस्थमा में होता है, दमा में होता है कि अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपको एस्थमा की डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको बोलते हैं नॉन एटोपिक एस्थमा या फिर नॉन एलर्जिक एस्थमा। तो ये कुछ टाइप्स थे एस्थमा के, दमा के रोग के, रेस्पिरेटरी डिजीज़ के, जो मैंने अभी आपको बताए। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम ये इतने टाइप्स के एस्थमा जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आपको किसी भी टाइप का इनमें से एस्थमा है या फिर आपको ऐसे सिम्टम महसूस हो रहे हैं, तो मैं डॉक्टर महिमा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरी भारत होम्योपैथिक मेडिकल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प करेंगे, आपके एस्थमा, आपके दमा के रोग को ठीक करने में, आपको क्योर की तरफ ले जाने में हम बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे। तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। नमस्ते।